गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने पिछले ही लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम से साइंस की पढ़ाई कर सके और जिनके पास बुक्स नहीं हो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं पूरे बुक से पढ़ा रही हूँ, है ना। बुक से पढ़ाना और पाठ्यक्रम जितने भी पेजेस में क्वेश्चन आंसर है उनको सॉल्व करना, और लास्ट में जो मेन क्वेश्चन आंसर है अभ्यास उसको पूरा सॉल्व मैं करवाती हूँ। ठीक है। जैसे वीडियो एंड होगा, मतलब पूरे पढ़ाई एक एक पेज जब खत्म होगा तो लास्ट में आपका 2 या 3 वीडियोस केवल क्वेश्चन आंसर के रहेंगे। इसको देखना मत भूलिएगा, है ना। बहुत स्टूडेंट अभी क्वेश्चन करते हैं, मैम इसका आंसर कहाँ है, मैम इसका आंसर कहाँ है। तो जैसे वीडियो लास्ट होता है उसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं डालती हूँ। ऐसा नहीं कि अभी मैं पढ़ाइए और क्वेश्चन आंसर बाद में, सीरियल वाइज मैं बता रही हूँ ताकि किसी को प्लेलिस्ट ढूंढने में भी मुश्किल नहीं हो ना। आराम से लाइन से वीडियो दिख जाए और प्लेलिस्ट लाइन से सीरियल वाइज मिल जाए ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। तो कल इसके पहले मैंने बतलाया था इसके बारे में, तारत्व के बारे में, और मधुर ध्वनि और प्रबल ध्वनि किस पर डिपेंड करता है ना। मीठी आवाज और लाउडनेस वाला, काफी तेज वाला, जोर से चोट मारने वाला, जोर से ढोलक पीटने वाला, जोर से नगाड़ा बजने वाला, वो उस तरह की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, और एक मीठी आवाज मधुर ध्वनि। तो ये निर्भर करता है आयाम पे। तो मृदु ध्वनि, चित्र में देखिए, मृदु ध्वनि का फ्रीक्वेंसी भी कम है ना, और इसमें आयाम भी कम है। ये आयाम जो है एम्पलीट्यूड है ना। तो इससे हम समझे कि ये हमारा मधुर ध्वनि है। मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है और प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। तो यदि आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो आप फिगर देखिए, फिगर देखिए आपको तुरंत ख्याल आ जाएगा कि ये जो डिस्टेंस है ये आयाम कहलाता है, यानी कि एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एम्पलीट्यूड अधिक है तो साउंड भी अधिक होगा। कौन सा साउंड? लाउडनेस वाला, ठीक है। और छोटा होगा, आयाम छोटा होगा, आयाम कम होगा तो आवाज मीठी आएगी। ओके। अब मैं नेक्स्ट पेज 186 कर रही स्टार्ट। 186 में क्या है कि ध्वनि की यह गुणता, टिम्बर, वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में मदद करता है। समान तारत्व यानी कि समान पिच और उसका लाउडनेस, ये दो ध्वनियां हुई, है ना। दो ध्वनियों में अंतर करने में मदद करता है। तो एक आवृत्ति की जो आवाज होगी, एक आवृत्ति की जो ध्वनि होगी, एक आवृत्ति यानी कि एक फ्रीक्वेंसी की, वह कहलाएगा टोन। हाँ। और अनेक फ्रीक्वेंसी वाली मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को कहेंगे स्वर। एक आवाज आएगी, एक आवृत्ति रहेगी तो उसको हम टोन कहेंगे कि इसका टोन कैसा है। और अनेक फ्रीक्वेंसी है, अनेक आवृत्तियां से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, मिश्रण से उत्पन्न होने वाली, उसको कहेंगे हम स्वर। स्वर उसको कहते हैं हम लोग नोट, है ना। जब हम लोग कुछ लिखते हैं, किसी गाना का लाइन लिखते हैं या सरगम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं नोटेशन, कहते हैं इसका नोटेशन क्या है, स्वर क्या है, ठीक है। और ये सुनने में भी मीठी लगती है। और नॉइज जो है वह कैसा लगता है? कर्कश लगता है। हल्ला सुनने में वो कर्कश लगता है, जबकि संगीत सुनने में सुखद होता है ना। अब क्वेश्चन है, तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है?
तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? तो पहला है प्रबलता, दूसरा है तारत्व। तो इसका आंसर मैं बतला रही हूं, प्रबलता क्या है? एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो स्टूडेंट। क्या है कि प्रबलता और ये तारत्व किस निम्नलिखित को निर्धारित करता है? प्रबलता जो है लाउडनेस, यह ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड निर्धारित करती है ना। ध्वनि की प्रबलता जो है, ध्वनि की प्रबलता, इसको कौन निर्धारित करता है? ध्वनि तरंग का आयाम, है ना। ध्वनि तरंग प्रबलता कंपन का आयाम निर्धारित करती है। जितना अधिक आयाम होगा उतनी ही अधिक प्रबल होगी। अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखिए, तुरंत हम बतलाए हैं, जितनी अधिक आयाम होगी, इसमें देखिए, है ना, जितनी अधिक आयाम होगी ये चीज, एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ से उतनी ही अधिक प्रबलता होगी। प्रबल ध्वनिक आयाम अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पर है, फिर मैं बतला दे रही हूं। तो प्रबलता में है कि यह निर्धारित करता है, ध्वनि की प्रबलता कंपन का आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड निर्धारित करता है, और यह बतलाता है कि जितना अधिक एम्पलीट्यूड होगा, जितना अधिक आयाम होगा, उतनी ही प्रबलता होगी। ध्वनि की प्रबलता भी उतनी ही तेज होगी। सेकंड है तारत्व, यानी कि उसका पिच, वो किस पर निर्भर करता है ना। तारत्व जो है, पिच है, वह ध्वनि का पिच कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर। पिच कंपन की आवृत्ति निर्धारित करता है कि जितना अधिक फ्रीक्वेंसी होगा उतना अधिक पिच होगा। प्रबलता हमको करता है आयाम, प्रबलता को निर्धारित करता है आयाम, और तारत्व को निर्धारित करता है पिच को फ्रीक्वेंसी। यही दोनों में अंतर है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भूलने की चीज नहीं। और ऊपर लिखा हुआ भी है, तुरंत तुरंत क्लियर हो जाएगा कि ध्वनि का पिच कंपन की आवृत्ति निर्धारित करती है। जितना अधिक पिच, जितना अधिक फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही अधिक तारत्व होगा, पिच होगा, और जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही कम पिच होगा। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है, और मतलब किसका अधिक है किसका कम है, किसका होना चाहिए, आप लोग बताइए। एक गिटार है और दूसरा कार का हॉर्न है। तो नेचुरली कार का हॉर्न होगा, जिसकी पिच अधिक होगी, जिसकी तारत्व अधिक होगी, है ना। एक गिटार एक पार्ट आवाज करता है, टन से टन से। एक कार का हॉर्न, ये क्या रहेगा इसका फ्रीक्वेंसी, पिच इसका ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा रहेगा तो उसका पिच भी ज्यादा रहेगा, है ना। ये दो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम लोग फिर पढ़ेंगे कि तरंग के किसी बिंदु, जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग वेग कहलाती है। तरंग के किसी बिंदु, जैसे एक संपीड़न या एक विरल, संपीड़न और विरल आप लोग समझ गए, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, है ना। एक संपीड़न है, दूसरा आर है, फिर सी है, फिर आर है। तो एक संपीड़न पूरा या एक विरलन द्वारा एकांक समय में
तय की गई दूरी तरंग वेव कहलाती है, तरंग का वेग कहलाती है। तो वेग को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो वेग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है? वेग बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो ये दूरी हमारा वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम तरंग दैर्घ्य की दूरी को, वेवलेंथ को, दूरी को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं, और समय हो गया टी, है ना। तो लैम्डा बाई टी, दूरी बटा समय, या लैम्डा यानी कि दूरी इंटू 1/t, समय, है ना, या 1/t। यहाँ लैम्डा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा जो है ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है, जिसको कि हम लैम्डा से दिखलाते हैं, उल्टा वाई से दिखलाते हैं। यह तरंग द्वारा एक आवर्त काल में चली गई दूरी है। तरंग द्वारा एक आवर्त काल, है ना, तरंग द्वारा एक आवर्त काल t में चली गई दूरी है। अतः v बराबर v इजकल टू तरंग लैम्डा इंटू न्यू, इसको हम क्या कहते हैं? न्यू, लैम्डा इंटू न्यू। तो वो क्या हो गया? आवृत्ति, है ना। तो वेग इज इक्वल टू लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य इंटू फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम व्यक्त करते हैं कैसे? कैसे डिनोट करते हैं? तरंग दैर्घ्य के जहां पर लैम्डा लिखेंगे और गुणे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं v से, यानी कि न्यू, इसको हम लोग न्यू कहते हैं, ठीक है। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का जो वेग होता है वह सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। क्वेश्चन है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति, कोई भी ध्वनि तरंग की किसी भी रंग की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है और उसका तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा 35 सेंटीमीटर है। वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है और फ्रीक्वेंसी 2 किलो हर्ट्ज है। तो यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगी? इतना दूरी 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी, है ना, कितना समय लेगी। इसको अब कैसे निकालना है? तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 2 किलो हर्ट्ज, है ना, 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। और तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ ये है 35 सेंटीमीटर, इसको बाद में चेंज करेंगे, है ना। तो ये क्या? तरंग दैर्घ्य लैम्डा, और ये है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये तरंग दैर्घ्य हो गया, और यह 1.5 किलोमीटर दूर चलने में कितना समय लेगी ये निकालना है। ये 0.35 मीटर, क्योंकि इसको हम चेंज करेंगे मीटर में। तरंग दैर्घ्य को 35 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे और आएगा कितना? 0.35 मीटर। तरंग दैर्घ्य कितना हो जाएगा? 0.35 मीटर, है ना। तो ये कितना बदल गया? 0.35 हो गया। और ये 2 kg हर्ट्ज जो है इसको हम हर्ट्ज में निकालेंगे, हर्ट्ज चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2000 हर्ट्ज, ओनली हर्ट्ज, है ना। किलो हर्ट्ज को हम हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 हर्ट्ज, और यहाँ पर 0.35 मीटर निकल गया।
फ्रीक्वेंसी भी हो गया और वेवलेंथ भी हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को जब हम मल्टीपल करते हैं ये दोनों को, तो ये आता है, जब इसको और इसको हम लोग गुणा करते हैं तो आ जाता है 700 मीटर पर सेकेंड, है ना। 2000 इंटू 35 सेंटीमीटर यानी कि 0.35 मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 700 मीटर पर सेकेंड। इतना तो निकल गया हमारा वेव। अब है कि ध्वनि 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी। 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में वह कितना समय लेगी। तो इसे हम निकालते हैं वेग इक्वल टू दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय। और हमें क्या निकालना है, कितनी समय लगेगी, तो आपको निकालना है टी। तो टी निकालना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। टी समय इक्वल टू दूरी बटा वेग, और दूरी है 1.5 किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1500 मीटर, है ना। तो डिस्टेंस हो गया 1500 मीटर बटा 700 मीटर पर सेकेंड। वेग वेग कितना आया था हमारा, 700 मीटर पर सेकेंड आया था वेग। और दूरी आया 1.5 किलोमीटर को हम क्या किए, मीटर को चेंज कर दिए और किलो को मीटर में बदल दिए, तो ये हो गया 1500 मीटर, है ना, 1500 मीटर दूरी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2.1 सेकेंड। तो हम ऐसा कहेंगे कि ध्वनि 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में या दूरी चलने में 2.1 सेकेंड समय लगा, है ना। 2.1 सेकेंड समय लेगी। इसको क्या किए थे, दूरी बटा वेग, दूरी 1500 बटा वेग 700, इसको हम भाग दे दिए, काट दिए, तो आया 2.1 समय लेगी। बस क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ आपको चेंज करना है, किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना है, और 1.5 किलोमीटर को मीटर में बदल देना है। आंसर फटाफट आप लोग का आएगा। और फॉर्मूला तो याद रखना होगा, v इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और दूसरा है वेग इक्वल दूरी बटा समय, है ना। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को और इजी है, इसलिए मैं मौखिक रूप से समझा दे रही हूँ। हार्ड रहेगा तो मैं फिर बना करके दिखलाऊंगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब है, हाँ, ये क्वेश्चन तो यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो आवृत्ति 2 kHz को 2000 हर्ट्ज हो गया, तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर को 0.35 में मैंने चेंज कर दिया। फिर हम जानते हैं कि तरंग वेग बराबर तरंग दैर्घ्य इंटू आवृत्ति है, यानी कि 2000 इंटू 0.35। यहाँ पर क्या लिखाएगा, 2000 इंटू 35, वो यहाँ लिखा हुआ ही है। और इसको सॉल्व करने पर आ गया 700 मीटर पर सेकेंड। अब इसको बनाना है कि वेग बराबर दूरी बटा समय। तो ये आपका वेग बराबर दूरी बटा समय है, तो हम इसमें क्या होता है, समय निकालते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा वेग। दूरी है 500 और वेग है 700। 1500 दूरी है और 700 वेग है। ऊपर नीचे सॉल्व कर दिया तो इसका आंसर आ गया 2.1 सेकेंड। 1.5 किलोमीटर तय करने में आता है 2.1 समय सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन ये एग्जाम्पल वाला सॉल्व हुआ। और एक क्वेश्चन है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से हम क्या समझते हैं। ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है
और उसी के बारे में हम बतला रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिएगा। ऐसे बुक में सब कुछ क्लियर है, फिर भी समझने में आप लोग को आसानी होगी। तो सबसे पहला है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ, है ना? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या है? यह दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत त्वरण या दो क्रमागत कंप्रेशन एंड टू क्रमागत रेयरफैक्शन के बीच की दूरी को हम तरंग धैर्य कहते हैं। बीच की दूरी तरंग धैर्य कहलाती है। और तरंग धैर्य को ग्रीक भाषा में लैम्डा से निरूपित करते हैं, उल्टा वाई से। ग्रीक भाषा में लैम्डा इसे कहते हैं और यह लैम्डा से या उल्टा वाई से निरूपित किया जाता है। और इसका एसआई मात्रक कितना हो गया? एसआई मात्रक किसका? मीटर है। किसका? तरंग धैर्य का, है ना? वेवलेंथ का। अब है तरंग धैर्य का एसआई मात्रक मीटर है। और एक पूर्ण दोलन करने में, एक ऑसिलेशन में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है, एक सेकेंड में कोई भी तरंग एक सेकेंड में या एक दोलन करने में, एक ऑसिलेशन करने में कोई तरंग जितनी दूरी तय करती है, जितनी दूरी तय करती है, उस दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग धैर्य, वेवलेंथ, है ना? वेवलेंथ, उसकी लंबाई क्या है, कितनी दूरी इसने तय किया है ना? दो क्रमागत कंप्रेशन या दो क्रमागत विलयन के बीच की दूरी को हम लोग तरंग धैर्य कहते हैं। और उस बीच में कितनी दूरी तय करती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। दूसरा है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या, ठीक है? एकांक समय में होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। दोलन, एक दोलन और एक सेकंड में जितना भी होता है दोलन की संख्या, उसको हम लोग आवृत्ति कहेंगे। और आवृत्ति को ग्रीक भाषा में न्यू से यानी कि वी द्वारा निरूपित किया जाता है और इसे हम लोग न्यू कहते हैं। और इसका मात्रक क्या है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज। इनका शॉर्ट हम लोग लिखते हैं HZ। एच हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक का लिखा हुआ था। और इसको निरूपित करते हैं हम लोग वी से न्यू कहते हैं, न्यू से। और इसका एसआई मात्रक है हर्ट्ज, लेकिन लिखते हैं क्या? HZ। तो HZ से हम व्यक्त करते हैं। तो V इजकल टू 1/T। आवृत्ति जो है न्यू इजकल टू 1/T। V के शेप में है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट V नहीं है। अब है आवर्तकाल। तो ये पहले भी बतलाए हैं। आवर्तकाल जो है तरंग द्वारा मध्यम के घनत्व वाले या संपूर्ण दोलन के में लिया गया आवर्तकाल को T कहते हैं। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय, संपूर्ण दोलन में लिया गया समय आवर्त काल कहलाता है। इसको हम लोग T से निरूपित करते हैं। दो संपीड़नों या दो विवलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, है ना? किसी दो बिंदु या तो संपीड़न या दो बिंदु विवलन कि किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में
निश्चित बिंदु में गुजरने में लगे समय को हम कहते हैं आवर्तकाल, और आवर्तकाल की मात्रक है सेकेंड। आवर्तकाल का मात्रक है सेकेंड, और इसे लिखते हैं एसआई मात्रक भी है आवर्तकाल का एस, है ना। और आवर्तकाल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। हो गया। अब एक है आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी जब प्रबल ध्वनि के बारे में बता रहे थे, उसमें भी हमने बतलाया है आयाम। आयाम जो है किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों की मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन या विक्षोभ को आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है, या विक्षोभ को आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो आयाम का चित्र आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, तो चित्र देख लीजिएगा तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा। ये है ना, ये आयाम है किसी तरंग के संचरण में माध्यम के कणों की मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, ये दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, दोनों ओर, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी। तो ये क्या होगा आयाम, ये बीच की जो दूरी है, ये बीच की को हम कहते हैं आयाम। इसे कैसे हम लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं, ए द्वारा निरूपित करते हैं, और इनका मात्रक दाब होगा, मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा, घनत्व का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता, लाउड स्पीकर जो चिल्ला चिल्ला करके लोग गाना और भजन सुनता है, तो ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस जो है अथवा मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। तो इसके पहले भी हम बतलाए थे कि मृदु ध्वनि है या कर्कश ध्वनि है, ये निर्भर करता है किस पर, आयाम पे। और और आयाम को, एम्पलीट्यूड को हम ए के द्वारा लिखते हैं, और इनका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होता है। इसका जो एसआई यूनिट है वह दाब या घनत्व का मात्रक होगा। तो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की लाउडनेस अथवा ध्वनि की मृदुता, मधुरता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है, मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जाती है। तो इस तरह से हमारा चारों का डेफिनेशन हो गया। क्या क्या हो गया डेफिनेशन, तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति और उसके वेग। आयाम हम लोग कितना चीज का पता लगाए, तरंग दैर्ध्य ऊपर में, फिर आवृत्ति, फिर आवर्तकाल और आयाम, है ना। अभी केवल फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड आयाम, ये सिली इसमें चारों में डिफरेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रख लीजिएगा। कभी भी कहीं से एक नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी क्या कमी है, क्या ये है, आपको मैं बताऊंगी। फिर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन करने में आपको आसान होगी, इसलिए सब सब्सक्राइब कीजिए और आइकन बेल प्रेस करना ना भूलिएगा, ठीक है। ठीक है, ओके, गुड बाय।